दोस्तों, आज हम आपको काली लड़की और कौवे की कहानी सुनाने वाले हैं। काली लड़की और कौवे की शादी। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। पुराने वक्त की बात है। एक बहुत ही शांत और हरा भरा गांव हुआ करता था। वहां की हवाओं में मिट्टी की महक और खेतों की ताजगी घुली रहती थी। गांव के लोग बहुत ही सादा और सीधा जीवन जीते थे। उनके पास शहरों जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां या पक्के महल नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून था। सुबह होते ही किसान अपने खेतों की तरफ निकल जाते, औरतें घर के कामों में लग जाती और बच्चे गांव की कच्ची पगडंडियों पर धूल में खेलते नजर आते। किसी के दिल में दूसरे के लिए कोई खास जलन या बुराई नहीं थी। सब अपनी मेहनत की कमाई खाते और खुशी से दिन गुजारते थे। उसी गांव के कोने में एक छोटा सा कच्चा लेकिन बहुत ही साफ सुथरा घर था। यह घर सायरा नाम की एक औरत का था। वक्त और हालात ने सायरा के चेहरे और हाथों पर झुर्रियां डाल दी थीं, लेकिन उसकी हिम्मत किसी जवान इंसान से कम नहीं थी। सायरा के शौहर का बहुत साल पहले ही इंतकाल हो गया था। तब से लेकर आज तक सायरा ने गांव वालों के कपड़े सिलकर अपनी दोनों बेटियों को पाला था। वह दिन रात अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर झुककर कपड़े सिलती रहती। मशीन की खटखट आवाज ही उस घर की सबसे बड़ी सच्चाई थी। सायरा यही सोचती कि वह इतनी मेहनत करे कि उसकी बेटियों को कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। सायरा की दो बेटियां थीं, माहिरा और जरीन। दोनों एक ही छत के नीचे पली बढ़ी थीं, लेकिन दोनों का मिजाज, शक्ल सूरत और सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़ी बेटी का नाम माहिरा था। माहिरा का रंग बहुत ज्यादा सांवला था। इतनी सांवली कि गांव के कुछ बुरे और ताने मारने वाले लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि उसके रंग से बुलाते थे। बचपन से ही माहिरा ने लोगों के ताने सुने थे। कोई उसे ताना मारता तो कोई कहता कि इसकी शादी तो कभी हो ही नहीं सकती, यह तो उम्र भर मां के घर ही बैठी रहेगी। लेकिन माहिरा ने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। वह बहुत ही शांत, समझदार और बेइंतहा मेहनती लड़की थी। घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, नदी से पानी लाना, सब माहिरा ही करती थी। यहां तक कि दिन भर काम करने के बाद वह अपनी मां के पास बैठकर सिलाई के काम में भी मदद करती थी। माहिरा के दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। वह चुपचाप सब कुछ सह लेती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। दूसरी तरफ थी छोटी बेटी जरीन। जरीन इतनी गोरी और खूबसूरत थी कि जो उसे एक बार देख लेता वह बस देखता ही रह जाता। लेकिन उसकी इस खूबसूरती ने उसे बहुत घमंडी बना दिया था। जरीन को अपने गोरे रंग पर इतना गुरूर था कि वह गांव के बाकी लोगों को अपने से बहुत नीचा समझती थी। घर का कोई काम करना तो दूर, वह अपनी जगह से उठकर पानी भी खुद नहीं पीती थी। सारा दिन बस आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवारना, नए नए कपड़े पहनना और अपनी खूबसूरती को निहारना ही उसका इकलौता काम था। जब भी मां सायरा थकी हुई आवाज में कहती, जरीन बेटा, अपनी बड़ी बहन का हाथ बंटा लिया कर, वह बेचारी सुबह से शाम तक काम करती है, तो जरीन मुंह बनाकर कहती, मां, मैं ये बर्तन घिसने और झाड़ू लगाने के लिए पैदा नहीं हुई हूं। अगर मैं काम करूंगी तो मेरे हाथ खुरदुरे हो जाएंगे, मेरा रंग भी माहिरा की तरह काला पड़ जाएगा। मैं तो किसी बड़े घर की रानी बनने के लिए बनी हूं, इन झोपड़ियों में काम करने के लिए नहीं। मां ये सुनकर बस एक ठंडी सांस लेकर रह जाती। उसे समझ नहीं आता था कि वह जरीन को कैसे समझाए कि सिर्फ शक्ल अच्छी होने से इंसान अच्छा नहीं बन जाता। उसी घर में सायरा की एक बड़ी बहन भी रहती थी, जिसे सब खाला कहते थे। खाला की जुबान बहुत ही कड़वी थी। उन्हें हमेशा से जरीन बहुत पसंद थी, क्योंकि वह खूबसूरत थी और माहिरा से वह हमेशा चिढ़ती रहती थी। एक दिन सायरा मशीन पर कपड़े सिल रही थी और बहुत परेशान लग रही थी। खाला उसके पास आकर बैठी और बोली, क्या बात है सायरा, आज तेरी मशीन भी धीरे चल रही है और तेरा चेहरा भी उतरा हुआ है। सायरा ने मशीन रोककर एक गहरी सांस ली और कहा, आपा, बस बच्चियों की फिक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही है। दोनों बड़ी हो गई हैं। सोचती हूं कि किसी अच्छे घर में इनकी शादी हो जाए तो मैं भी चैन की सांस लूं। मेरा क्या भरोसा कब आंखें बंद हो जाएं। खाला ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, शादी? अरे तू क्यों अपनी उम्र माहिरा के चक्कर में बर्बाद कर रही है? मैं तो कहती हूं माहिरा को छोड़ दे। उसका रंग देखा है तूने? कौन करेगा उस सांवली काली लड़की से शादी? उसके चक्कर में हमारी जरीन की उम्र भी निकल जाएगी। जरीन इतनी सुंदर है कि उसके लिए तो रिश्ते लाइन लगा कर आएंगे। तू बस जरीन की शादी कर दे किसी अमीर घर में। उस माहिरा को इसी घर में बर्तन मांजने और तेरी देखभाल करने के लिए छोड़ दे।
ये सारी बातें माहिरा दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। हर एक लफ्ज उसके दिल में किसी तीर की तरह चुभ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अपनी सिसकियां होठों के बीच दबा लीं। वह जानती थी कि अगर वह रोई तो घर में और तमाशा होगा और उसकी मां को दुख होगा। उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप एक ट्रे में चाय लेकर अंदर आ गई। चाय देखकर खाला ने मुंह बनाया और अपनी जगह से उठ गई। लो, सुबह सुबह इसकी शक्ल देख ली, अब तो पूरा दिन खराब जाएगा, यह कहकर खाला वहां से चली गई। सायरा ने माहिरा को देखा। उसकी आंखें लाल थीं। मां ने प्यार से माहिरा का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बच्ची, तू इन बातों का बुरा मत मान। मेरी नजर में मेरी दोनों बेटियां बराबर हैं। जब तक तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से तय नहीं हो जाती, मैं जरीन की शादी नहीं करूंगी। यह मेरा पक्का फैसला है। माहिरा ने बस हल्का सा सिर हिलाया और वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल का बोझ जरा भी कम नहीं हुआ था। अगली सुबह माहिरा रोज की तरह बहुत जल्दी उठ गई। गांव में पानी की कोई पाइपलाइन नहीं थी। सबको गांव के बाहर बहने वाली एक बड़ी नदी से पानी भरकर लाना पड़ता था। दिन के समय वहां बहुत भीड़ हो जाती थी और गांव की औरतें माहिरा को देखकर तरह तरह की बातें बनाती थीं। इसलिए माहिरा हमेशा कोशिश करती थी कि वह सूरज निकलने से पहले ही अपना पानी भर लाए। उस दिन जब वह नदी किनारे पहुंची तो हल्की हल्की ठंड थी और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। माहिरा अपने मिट्टी के मटके में पानी भर ही रही थी कि गांव की एक औरत वहां आ गई। औरत ने ताने भरे लहजे में कहा, अरे माहिरा, आज तो बड़ी जल्दी आ गई, क्या बात है? माहिरा ने बहुत ही नरमी से जवाब दिया, हाँ चाची, बाद में भीड़ हो जाती है, इसलिए सोचा जल्दी पानी भर लूं और घर का बाकी काम निपटा लूं। औरत जोर से हंसी और बोली, मुझसे मत छुपा माहिरा, मैं सब जानती हूं। तू इसलिए जल्दी आती है ताकि तुझे किसी के ताने ना सुनने पड़े। आखिर गांव में सब जानते हैं कि तेरी बहन हीरे का टुकड़ा है, गोरी चिट्टी है और तू बिल्कुल कोयले जैसी। मुझे तो तेरी मां पर तरस आता है। बेचारी क्या क्या बर्दाश्त करती होगी तुझे देखकर। ये बातें सुनकर माहिरा का गला भर आया। उसने अपना भारी मटका उठाया और बिना कुछ कहे वहां से तेज कदमों से चल पड़ी। रास्ते भर उसके आंसू मटके के पानी में गिरते रहे। वह सोच रही थी, क्या रंग सांवला होना इतना बड़ा जुर्म है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर सब मुझे इतनी नफरत से क्यों देखते हैं? रोते रोते माहिरा गांव के कच्चे रास्ते से घर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़े से पेड़ के नीचे पड़ी। वहां मिट्टी में एक बहुत ही छोटा सा कौवे का बच्चा गिरा हुआ था। वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आंधी में अपने घोंसले से गिर गया हो और रात भर ठंड में तड़पता रहा हो। अपने सारे दुख भूलकर माहिरा तुरंत उस नन्हे परिंदे के पास गई। उसने अपना भारी मटका जमीन पर रखा और बहुत ही प्यार से उस कौवे को अपने हाथों में उठा लिया। कौवे का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। माहिरा ने तुरंत अपना दुपट्टा निकाला और उसे अच्छे से लपेट लिया ताकि उसे कुछ गर्माहट मिल सके। बेचारा नन्हा सा परिंदा मेरी तरह ही अकेला है, माहिरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उसने मटका उठाया और जल्दी जल्दी घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर उसने कौवे को एक पुराने लेकिन साफ कपड़े पर रखा। थोड़ा सा दूध गर्म किया, उसमें रोटी के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े किए और धीरे धीरे अपनी उंगलियों से कौवे की चोंच के पास ले गई। कुछ देर बाद कौवे ने थोड़ा सा दूध पी लिया। उसकी जान में जान आई और उसने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली। माहिरा को उसे देखकर बहुत सुकून मिला। तभी जरीन वहां आ गई। उसने जमीन पर कौवे को देखा और मुंह सिकोड़ते हुए गुस्से में बोली, अब यह क्या है माहिरा? तू इंसान तो थी ही अजीब, अब यह जानवर पालने का शौक भी पाल लिया। इस गंदे से परिंदे को घर से बाहर फेंक, मुझे इससे बदबू आ रही है और यह सारा फर्श गंदा कर देगा। माहिरा ने बिना गुस्सा किए कहा, जरीन, यह बहुत छोटा है और बीमार है। अगर मैं इसे बाहर छोड़ दूंगी तो कुत्ते या बिल्ली इसे मार देंगे। जब यह उड़ने लायक हो जाएगा तो मैं खुद इसे आजाद कर दूंगी। जरीन ने गुस्से से पैर पटका और वहां से चली गई। दिन बीतते गए। माहिरा की देखभाल से वह कौवा बिल्कुल ठीक हो गया। अब वह उड़ सकता था, लेकिन वह कहीं गया नहीं। वह बहुत समझदार हो गया था और माहिरा के साथ ही रहता। जब माहिरा चूल्हे पर खाना बनाती तो वह उसके पास बैठ जाता। जब माहिरा बर्तन धोती तो वह दीवार पर बैठकर उसे देखता रहता। माहिरा जो भी रूखा सूखा खाती वही उस कौवे को भी खिलाती। माहिरा को पहली बार ऐसा लगा था जैसे उसका कोई अपना पक्का दोस्त बन गया है, जो उसे उसके रंग की वजह से ताने नहीं मारता।
जरीन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार जब माहिरा आसपास नहीं होती तो जरीन उस कौवे को डराने की कोशिश करती या उसे पत्थर मारकर आंगन से भगाने की कोशिश करती, लेकिन वह उड़कर वापस छत पर आ जाता और माहिरा का इंतजार करता। एक दिन घर में कुछ लोग माहिरा को देखने आने वाले थे। मां ने माहिरा को अच्छे कपड़े पहनाए और बहुत प्यार से तैयार किया, लेकिन खाला ने चालाकी से जरीन को भी उसी कमरे में बैठा दिया। जब लड़के वालों ने माहिरा को देखा तो उनके चेहरे का रंग उतर गया, लेकिन जैसे ही उनकी नजर पीछे बैठी जरीन पर पड़ी, उन्होंने तुरंत कहा, हमें तुम्हारी ये सांवली यानी काली लड़की पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दें तो हम आज ही अपनी खुशी से हां कर देंगे। सायरा ने साफ मना कर दिया, मैंने कहा था ना, पहले मेरी बड़ी बेटी की शादी होगी। लड़के वाले बिना चाय पिए वहां से उठकर चले गए। उस रात घर में बहुत बड़ा तमाशा हुआ। खाला और जरीन ने माहिरा को खूब ताने मारे। जरीन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरे अच्छे रिश्ते भी जा रहे हैं। तुम इस घर से कहीं दूर क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है। उस रात सावली लड़की माहिरा को बहुत तेज बुखार आ गया। दिन भर की थकान, लोगों के ताने और अपनी बहन की कड़वी बातों ने माहिरा को अंदर तक तोड़ दिया था। वह एक पुरानी चारपाई पर लेटी हुई चुपचाप रो रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। तभी वह कौवा उड़कर आया और माहिरा के तकिए के पास बैठ गया। उसने अपनी छोटी सी चोंच से माहिरा के बालों को धीरे धीरे सहलाया और माहिरा के गाल के पास अपना सिर रगड़ने लगा। वह परिंदा बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों और हरकतों में इतना प्यार था कि माहिरा को लगा जैसे वह कह रहा हो कि वह अकेली नहीं है। माहिरा ने उस कौवे को अपने सीने से लगा लिया और उसी के साथ रोते रोते सो गई। उसी गांव से बहुत दूर शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली थी। वहां के चौधरी साहब का इलाके में बहुत नाम था। उनकी दौलत और जमीन जायदाद का कोई हिसाब नहीं था। उनका एक ही बेटा था, दानिश। दानिश ना सिर्फ दिखने में बेहद खूबसूरत और नौजवान था, बल्कि उसका दिल भी बहुत साफ और नरम था। वह अपने बाप की तरह घमंडी नहीं था। उसे महलों में आराम करने से ज्यादा आम लोगों के बीच रहना पसंद था। अक्सर दानिश सादे कपड़े पहनकर किसान या मजदूर का हुलिया बनाकर आसपास के गांवों में घूमता रहता था, ताकि वह देख सके कि आम लोग कैसी जिंदगी जीते हैं। चौधरी साहब चाहते थे कि दानिश की शादी किसी बहुत बड़े और अमीर घराने में हो, लेकिन दानिश हमेशा इस बात को टाल देता था। उसे बाहरी खूबसूरती से ज्यादा एक सच्चे और अच्छे दिल की तलाश थी। एक दिन सुबह सुबह दानिश एक आम किसान के कपड़े पहनकर माहिरा वाले गांव की तरफ निकल पड़ा। वह बस यूं ही घूमते घूमते उस नदी के किनारे पहुंच गया जहां वो काली लड़की माहिरा हमेशा पानी भरने आती थी। उसी वक्त तेज हवा चलने लगी थी। मिट्टी उड़ रही थी और चारों तरफ धुंध छा गई थी। दानिश ने अपनी आंखों को बचाने के लिए चेहरे पर कपड़ा ढक लिया। तभी उसे एक बहुत ही मीठी और दर्द भरी आवाज में किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। दानिश उस आवाज की तरफ खींचा चला गया। धूल और कोहरे की वजह से उसे लड़की का चेहरा साफ नजर नहीं आया। उसे बस एक साया दिखाई दिया जिसके कंधे पर एक गहरे काले रंग का कौवा बैठा था। वह लड़की एक बहुत ही सुरीली धुन गुनगुना रही थी और बर्तन में पानी भर रही थी। चल, पानी भर गया है, मां इंतजार कर रही होगी, लड़की ने कौवे से कहा और मटका उठाकर तेज कदमों से गांव की तरफ चल दी। दानिश वहीं खड़ा रह गया। उस सादगी और उस आवाज ने उसके दिल पर एक गहरा असर किया था। उसने देखा कि कौवा और लड़की बातें कर रहे हैं। उसे लगा कि यह कोई आम लड़की नहीं है। उसने फैसला कर लिया कि वह इस लड़की को जरूर तलाशेगा। अगले कुछ दिनों तक दानिश उसी गांव के चक्कर लगाता रहा। वह किसान के हुलिये में ही था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाया। वह गली गली घूमकर बस उस आवाज और उस काले कौवे वाले साये को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते एक दिन वह सायरा के घर के सामने से गुजरा। इत्तेफाक से जरीन घर के आंगन में खड़ी अपने बाल संवार रही थी। दानिश ने जब उसे देखा तो वह उसकी खूबसूरती देखकर एक पल के लिए रुक गया। पास ही घर की मुंडेर पर वह कौवा बैठा था। तुरंत ही उसे वह नदी वाला दिन याद आ गया। उसने सोचा शायद यह वही लड़की है। जरीन ने भी दानिश को देख लिया था। हालांकि दानिश किसान के कपड़ों में था, लेकिन जरीन की तेज नजरों ने उसकी चाल ढाल और उसके चेहरे की चमक पहचान ली थी। उसे लग गया कि यह कोई आम किसान नहीं है, बल्कि किसी अमीर घर का लड़का है। वह तुरंत अपनी मां के पास अंदर गई। मां, बाहर एक लड़का खड़ा है, उसे अंदर बुलाओ ना, जरीन ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा। सायरा बाहर आई और उसने दानिश को देखा। बेटा, तुम कौन हो और यहां क्यों खड़े हो? दानिश ने बहुत अदब से कहा,
जी, मैं पास के गांव से आया हूं, बस यूं ही घूम रहा था। क्या मैं थोड़ा पानी पी सकता हूं? सायरा ने उसे आंगन में बुला लिया। जरीन तुरंत पानी का गिलास लेकर आई। उसने जानबूझकर अपनी सबसे मीठी मुस्कान दी। दानिश ने पानी पिया, लेकिन उसकी नजरें आसपास उस काले कौवे को देख रही थीं। दानिश ने हिम्मत करके पूछा, क्या इस घर में कोई ऐसा परिंदा है, एक काला कौवा जो हमेशा साथ रहता हो और बातें करता हो? सायरा कुछ बोलती, उससे पहले ही जरीन बोल पड़ी। हाँ, वो कौवा तो मेरा है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूं। वह रोज मेरे साथ रहता है। जरीन ने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। दानिश को लगा कि उसकी तलाश खत्म हो गई है। उसने पूछा, क्या तुम ही उस दिन नदी किनारे गुनगुना रही थी? जरीन ने तुरंत हाँ कर दी। हाँ, मैं अक्सर नदी किनारे जाकर खुद से बातें करती हूँ और गुनगुनाती हूँ। ये कौवा मेरा दोस्त है और ये भी मुझसे बातें करता है। दानिश इस गलत फहमी में आ गया कि जरीन ही वह लड़की है। उसने सोचा कि जरीन की बाहरी खूबसूरती और उसके दिल की अच्छाई दोनों एक ही हैं। माहिरा उस वक्त घर के पीछे वाले हिस्से में कपड़े धो रही थी। उसने कुछ नहीं सुना और ना ही वह दानिश को देख पाई। दानिश अपने घर वापस गया और उसने अपने पिता से कहा कि उसने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। चौधरी साहब पहले तो बहुत नाराज हुए कि उनका इकलौता बेटा एक मामूली कपड़े सिलने वाली की बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन दानिश की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। जब चौधरी साहब के लोग सायरा के घर शादी का रिश्ता लेकर पहुंचे तो पूरे गांव में खलबली मच गई। खाला की खुशी का ठिकाना नहीं था। देखा सायरा, मैंने कहा था ना, जरीन तो रानी बनेगी, चौधरी का बेटा, हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। जरीन के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे दानिश से कोई प्यार नहीं था। उसे बस दानिश की दौलत और उसकी बड़ी हवेली से प्यार था। वह माहिरा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। माहिरा, देख ले, तू तो बस बर्तन मांजती रहती है और मैं चौधरी की बहू बनूंगी। अब तो तुझे मेरी और भी ज्यादा इज्जत करनी पड़ेगी। सायरा बहुत खुश थी, लेकिन उसे माहिरा की फिक्र थी। उसने दानिश के परिवार वालों से साफ कह दिया, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। माहिरा मेरी बड़ी बेटी है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, मैं जरीन की विदाई नहीं करूंगी। जरीन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह अपनी शादी में कोई देरी नहीं चाहती थी। उसने फिर एक चाल चली। वह किसी तरह दानिश से मिली और भोली बनकर बोली, दानिश, मेरी मां बहुत परेशान रहती है। मेरी बड़ी बहन सांवली है, उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आता। क्या आप अपनी तरफ से मेरी बहन के लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ सकते? कोई भी हो, कैसा भी हो, बस माहिरा की शादी हो जाए ताकि हमारी शादी में कोई रुकावट ना आए। दानिश को जरीन की यह बात बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि जरीन अपनी बहन की कितनी फिक्र कर रही है। दानिश ने अपने लोगों से कहा कि गांव में या आसपास कोई भी ऐसा लड़का हो जो शादी के लिए तैयार हो, उसे माहिरा के लिए ढूंढा जाए। ढूंढते ढूंढते लोगों ने एक लड़के को तलाशा जिसका नाम रशीद था। रशीद बहुत ही गरीब था। एक हादसे में उसकी एक टांग खराब हो गई थी और वह गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। वह दिन भर जंगल से जंगली फूल तोड़कर लाता और उन्हें गांव में बेचकर अपना पेट पालता था। जब दानिश के लोगों ने उसे माहिरा के बारे में बताया और कुछ मदद का भरोसा दिया तो रशीद ने शादी के लिए हां कर दी। आखिरकार शादी का दिन आ गया। यह एक ही घर में दो बिल्कुल अलग अलग शादियां थीं। एक तरफ चौधरी की हवेली की तरफ से बहुत धूमधाम थी। जरीन को कीमती जेवरों और रेशमी कपड़ों से सजाया गया था। वह किसी रानी जैसी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ माहिरा को एक बहुत ही मामूली से लाल जोड़े में तैयार किया गया था। वह बहुत उदास थी क्योंकि वह जानती थी कि उसे अपनी बहन की खुशी के लिए समझौता करना पड़ रहा है। वह कौवा घर की छत के ऊपर बैठा था। वह बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा था, मानो वह इस रिश्ते और शादी को रोकना चाहता हो। लेकिन जरीन के लोगों ने उसे भगाने के लिए पत्थर तैयार रखे थे। जैसे ही वह नीचे आता, वे उसे पत्थर मारते। वह दूर पेड़ पर बैठकर बस माहिरा को देखता रहा। विदाई का वक्त आया। जरीन ने एक सजी हुई गाड़ी में बैठकर एक घमंडी नजर माहिरा पर डाली। अलविदा माहिरा, अब तू अपनी उस झोपड़ी में रहना और मैं अपने महल में। माहिरा ने रोते हुए अपनी मां के हाथ चूमे। मां सायरा ने माहिरा को फूट फूट कर रोते हुए गले लगाया और कहा, बेटी, जहां भी रहना खुश रहना, अपने शौहर का साथ कभी मत छोड़ना। माहिरा रशीद के साथ पैदल ही उसकी टूटी हुई झोपड़ी की तरफ चल दी। वह कौवा भी माहिरा के पीछे पीछे उड़ता हुआ उसके नए घर की तरफ चल पड़ा। जब माहिरा रशीद की झोपड़ी में पहुंची तो उसने देखा कि वहां छत पर घास फूस पड़ा था। जमीन पर एक पुरानी चटाई थी
और घर में खाने को सिर्फ थोड़ा सा ही अनाज था। रशीद ने माहिरा को देखा। वह बहुत शर्मिंदा था। मुझे माफ करना माहिरा, रशीद ने नजरें झुकाकर कहा। मैं तुम्हें कोई महल नहीं दे सकता। मैं एक गरीब फूल बेचने वाला हूं और मेरी एक टांग भी खराब है। माहिरा ने अपने आंसू पोंछे और रशीद की तरफ देखकर एक साफ मुस्कान दी। कोई बात नहीं रशीद, महल में रहने से ज्यादा जरूरी है कि इंसान का दिल अच्छा हो और इज्जत हो। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और जो भी रूखा सूखा मिलेगा उसे खुशी खुशी खा लेंगे। रशीद माहिरा की सादगी और उसकी इन बातों से बहुत खुश हुआ। वह कौवा भी उड़कर झोपड़ी के कोने में एक डंडे पर बैठ गया। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। रशीद रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता, फूल तोड़ता और फिर गांव गांव जाकर बेचता। माहिरा झोपड़ी को साफ करती, चूल्हा जलाती और जो भी थोड़ा बहुत अनाज रशीद लाता उसे खुशी से पकाती। कई बार उनके पास सिर्फ एक वक्त का खाना होता था, लेकिन माहिरा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने अपनी मां की दी हुई पुरानी सिलाई मशीन निकाली और गांव वालों के फटे पुराने कपड़े सिलना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया। माहिरा और रशीद की जिंदगी में एक प्यारा सा बेटा आया, जिसका नाम उन्होंने निहाल रखा। निहाल बिल्कुल अपनी मां की तरह शांत और प्यारी आंखों वाला था। अब वह कौवा निहाल का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। वह निहाल के आसपास फुदकता और उसे हंसाता, उसके साथ खेलकूद करता। लेकिन उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। रशीद जिस बाग से फूल तोड़कर बेचता था, उस बाग के जमींदार ने सारे फूलों के पेड़ कटवा दिए और वहां मकान बनवाने शुरू कर दिए। रशीद का काम बिल्कुल छिन गया। गरीबी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। एक दिन रशीद जंगल के दूसरे हिस्से में गहरे अंदर चला गया ताकि कुछ नए जंगली फूल ढूंढ सके और उन्हें बेचकर निहाल के लिए खाना ला सके। लेकिन सूखी झाड़ियों के बीच छिपे एक जहरीले सांप ने रशीद के उसी पैर पर काट लिया जो पहले से खराब था। रशीद दर्द से चीख पड़ा और वहीं गिर गया। गांव वालों की मदद से रशीद को घर लाया गया। जड़ी बूटियों से उसका इलाज हुआ। उसकी जान तो बच गई, लेकिन सांप के जहर की वजह से उसकी खराब टांग पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। अब वह बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहा। घर का अकेला कमाने वाला अब चारपाई पर पड़ गया था। झोपड़ी में अब खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। छोटा सा निहाल भूख से रोता रहता। माहिरा उसे पानी पिला पिलाकर सुलाने की कोशिश करती। एक रात रशीद अपनी बेबसी पर बहुत रोया। उसने माहिरा का हाथ पकड़कर कहा, माहिरा, मेरी वजह से तुम और हमारा बच्चा भूखे मर रहे हो। एक काम करो, तुम्हारी बहन जरीन दानिश की हवेली में रानी बनकर बैठी है। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। तुम उसके पास जाओ, उससे कोई मदद मांग लो या कम से कम उसके घर में कोई काम ही मांग लो ताकि निहाल को 2 वक्त की रोटी मिल सके। माहिरा ने तुरंत मना कर दिया। नहीं रशीद, मैं भूख से मर जाऊंगी, लेकिन उस हवेली के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी। जरीन ने मेरे साथ जो सुलूक किया है, मैं वहां जाकर अपनी इज्जत नहीं गंवा सकती। लेकिन जब अगली सुबह निहाल भूख के मारे बेसुध होने लगा, तो एक मां की ममता उसकी इज्जत पर भारी पड़ गई। माहिरा ने रोते हुए फैसला किया कि वह जरीन की हवेली जाएगी। माहिरा फटे पुराने कपड़े पहने नंगे पैर भारी मन से शहर की तरफ चल पड़ी। जब वह उस आलीशान हवेली में पहुंची तो वहां की चमक देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। जरीन उस वक्त सोने के जेवरों से लदी हुई एक मखमली सोफे पर बैठी थी। जब उसने अपनी बहन को इस हाल में देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी और शातिर मुस्कान आ गई। अरे माहिरा, तू यहां? क्या तेरा वो लंगड़ा शौहर तुझे खिला नहीं पा रहा? जरीन ने ताना मारते हुए कहा। माहिरा ने अपने आंसू पीते हुए कहा, जरीन, रशीद बिस्तर पर पड़ गया है। घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरा निहाल भूख से तड़प रहा है। मुझे कोई काम दे दे अपनी हवेली में, मैं बर्तन मांज लूंगी। बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा खाना दे देना। जरीन को यह सुनकर बहुत मजा आया। बचपन से वह माहिरा को नीचा दिखाना चाहती थी। उसने अपनी नौकरानी से कहा, सुनो, आज से ये हमारे घर के सारे गंदे बर्तन मांजेगी और फर्श चमकाएगी। उसी दिन से माहिरा की जिंदगी एक डरवाना दिन बन गई। वह रोज सुबह कई मील पैदल चलकर हवेली आती। जरीन जानबूझकर उससे सबसे गंदे और मुश्किल काम करवाती। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम को जरीन उसे एक पुरानी सी थैली में रात का बचा हुआ, कभी कभी बासी और खराब हो चुका खाना डालकर दे देती। यह ले, जरीन कहती, वैसे भी मैं यह कुत्तों को डालने वाली थी। तू ले जा अपने शौहर और बेटे के लिए।
माहिरा उस बासी और खराब खाने को लेकर अपनी झोपड़ी में लौटती, उसे पानी में उबालती ताकि उसकी बदबू कम हो जाए और फिर उसे अपने परिवार को खिलाती। खुद वह भूखी सो जाती ताकि उसके बेटे का पेट भर सके। ये सब देखकर वह कौवा झोपड़ी के बाहर गुस्से से फड़फड़ाता, लेकिन माहिरा बेबस थी। अपनी इज्जत, अपनी बहन के ताने और अपने बच्चे की भूख के बीच झूलती माहिरा की जिंदगी अब एक गहरे अंधेरे में डूब चुकी थी। माहिरा की जिंदगी अब एक कोल्हू के बैल जैसी हो गई थी। वह रोज सुबह मुंह अंधेरे उठती, अपनी झोपड़ी का काम निपटाती, रशीद और छोटे से निहाल के पास पानी का मटका रखती और फिर कई मील पैदल चलकर हवेली पहुंचती। हवेली में जरीन जानबूझकर माहिरा से उल्टे सीधे अजीब अजीब काम करवाती। माहिरा, यह फर्श ठीक से नहीं चमका, दोबारा साफ कर। माहिरा, बर्तन में दाग रह गया है, क्या तेरी आंखें अंधी हो गई हैं? जरीन दिन भर सोफे पर बैठकर हुक्म चलाती और माहिरा बिना कुछ खाए पिए काम करती रहती। जब शाम होती तो जरीन उसे रसोई के बाहर रोक लेती और एक पुरानी सी थैली में रात का बचा हुआ बासी और खराब हो चुका खाना डालकर दे देती। कौवा यह सब देखकर गुस्से से पागल हो जाता। वह झोपड़ी के बाहर बैठकर जोर जोर से फड़फड़ाता, अपनी चोंच जमीन पर मारता, लेकिन माहिरा उसे चुप करा देती। अगर मैंने हवेली जाना छोड़ दिया तो मेरा बेटा भूख से मर जाएगा, माहिरा रोते हुए कहती। कुछ दिन बाद हवेली में बहुत बड़ी हलचल थी। जरीन के बेटे का जन्मदिन था और उसने पूरे शहर के अमीर लोगों को दावत पर बुलाया था। बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे थे, रसोइयां तरह तरह की मिठाइयां और पकवान बना रहे थे। जरीन ने माहिरा को कड़क आवाज में हुक्म दिया, कल बहुत बड़ी दावत है, तुझे सुबह सबसे पहले आना है। सारे बड़े पतीले और कड़ाही तुझे ही मांजने हैं। और सुन, दावत के दौरान तू मेहमानों के सामने बिल्कुल मत आना, पीछे रसोई के पास छिपकर बैठे रहना। मुझे नहीं चाहिए कि कोई अमीर मेहमान तेरी यह फटे पुराने कपड़ों वाली मनहूस शक्ल देखे। जब माहिरा शाम को थकी हारी घर लौटी तो निहाल ने जब दावत की बात सुनी तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं। मां, कल तो मौसी के घर बहुत बड़ी दावत है ना, कल तुम मेरे लिए मिठाई लाओगी ना? मैंने बहुत दिनों से कोई मीठी चीज नहीं खाई है। मौसी मुझे तो नहीं बुलाती, लेकिन तुम मेरे लिए एक डिब्बा मिठाई ले आना, लाओगी ना मां? निहाल ने बड़ी उम्मीद से पूछा। माहिरा के आंसू छलक पड़े। उसने झटके से मुंह फेर लिया ताकि निहाल उसके आंसू ना देख सके। हाँ मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन से जरूर कहूंगी, कल मैं तेरे लिए बहुत सारी मिठाई लाऊंगी, माहिरा ने अपने कांपते होठों से कहा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माहिरा हवेली पहुंच गई। हवेली को फूलों और रोशनियों से सजाया गया था। हवा में देसी घी, जलेबियों, गुलाब जामुन और तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। माहिरा ने उस खुशबू को नजरअंदाज किया और सीधे रसोई के पीछे बर्तनों के ढेर के पास जाकर बैठ गई। वह सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से लेकर शाम तक बस झूठे बर्तन धोती रही। उसके हाथ पानी और राख से बुरी तरह छिल गए थे। कमर दर्द से टूट रही थी। शाम होते ही हवेली में शहर के सबसे अमीर लोग आने लगे। दावत शुरू हुई। लोग प्लेटों में इतना खाना भर रहे थे जितना वह खा भी नहीं सकते थे। बहुत सारा खाना प्लेटों में झूठा छूट रहा था और बहुत सारा खाना बच्चे खेलते हुए जमीन पर गिरा रहे थे। कौवा हवेली की एक ऊंची दीवार पर बैठा यह सारा नजारा देख रहा था। दावत खत्म होते होते रात काफी गहरी हो गई। मेहमान अपने घरों को लौट गए। माहिरा ने बर्तन धोने का अपना काम खत्म किया। उसने अपने छिल्ले हुए हाथों को धोया और एक कोने में खड़ी हो गई। जरीन अपने नौकरों को बचा हुआ ताजा खाना और मिठाइयां फ्रिज और अलमारियों में रखने का हुक्म दे रही थी। तभी उसकी नजर माहिरा पर पड़ी, जो एक उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। क्या है, ऐसे क्यों घूर रही है? तेरा काम हो गया ना, अब जा यहां से, जरीन ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा। माहिरा ने हिम्मत करके अपने हाथ जोड़े और कहा, जरीन, आज मेरे बेटे ने मुझसे मिठाई मांगी थी। बहुत सारा ताजा खाना और मिठाई बच गई है। अगर तू मुझे थोड़ा सा ताजा खाना और 2-4 पीस मिठाई दे दे तो मेरा निहाल बहुत खुश हो जाएगा। मैं ताउम्र तेरा एहसान मानूंगी। जरीन ने एक पल के लिए माहिरा को देखा और फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसी। ताजा खाना और मेरे घर की महंगी मिठाई, वह भी तेरे उस भिखारी बेटे के लिए? जरीन ने ताना मारते हुए कहा। फिर उसने जमीन की तरफ इशारा किया जहां दावत के दौरान बच्चों ने खाना गिरा दिया था। उस खाने पर लोगों के जूते पड़े थे और उसमें मिट्टी लग चुकी थी। जरीन ने एक पुरानी सी थैली माहिरा के मुंह पर फेंकी और बोली, यह देख, जमीन पर कितना सारा खाना गिरा हुआ है, इसे समेट ले
और वह जो खाली डिब्बे पड़े हैं ना कचरे में, उनमें मिठाइयों का चूरा और टुकड़े बचे होंगे, वह भी खुरच कर इस थैली में डाल ले। यही तेरी औकात है। यह सुनकर माहिरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोते हुए कांपते हाथों से माहिरा जमीन पर झुकी। उसने मिट्टी में सना हुआ, जूतों से कुचला हुआ खाना और कचरे में पड़े खाली डिब्बों में चिपका हुआ मिठाइयों का चूरा खुरच खुरच कर उस थैली में भर लिया। जरीन यह नजारा देखकर मुस्कुरा रही थी। माहिरा ने चुपचाप वो थैली उठाई और भारी कदमों से हवेली से बाहर निकल गई। रात बहुत हो चुकी थी। हवेली से माहिरा के गांव का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। माहिरा चलते चलते रास्ते में एक पत्थर पर बैठ गई और अपने सीने से वह थैली लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने डर कर अपने आंसू पोंछे और देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, जिसके कपड़े धूल से सने हुए थे और हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी, धीरे धीरे उस रास्ते से आ रहा था। बूढ़े मुसाफिर ने माहिरा को रोते हुए देखा तो वह उसके पास आकर रुक गया। क्या बात है बेटी, इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्यों रो रही हो? मुसाफिर ने बहुत ही प्यार और ठहराव भरी आवाज में पूछा। माहिरा ने अपनी थैली को छुपाने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं बाबा, बस बहुत थक गई हूं, अपने घर जा रही हूं। बूढ़े मुसाफिर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटी, मैं पिछले 2 दिनों से लगातार सफर कर रहा हूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हारे पास जो उस थैली में खाना है, क्या तुम उसमें से मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। यह सुनते ही माहिरा का रोना और तेज हो गया। उसने झटके से वह थैली मुसाफिर के सामने रख दी और उसे खोल दिया। इसमें खाना नहीं है बाबा, इसमें सिर्फ कचरा है। माहिरा दर्द से चीख पड़ी। इसके बाद माहिरा ने अपनी सारी कहानी, जरीन का घमंड, अपने शौहर की बीमारी और अपने बेटे की भूख, सब कुछ उस अजनबी मुसाफिर को रोते रोते सुना दिया। कौवा भी पेड़ की डाल पर बैठकर चुपचाप सब सुन रहा था। मुसाफिर ने अपना झुर्रियों वाला हाथ उठाया और बहुत ही प्यार से माहिरा के सिर पर रखा। बेटी, लोग महलों में रहकर भी अंदर से कितने गरीब और खोखले होते हैं, और तुम फटे हाल होकर भी दिल से कितनी अमीर हो। तुम भूखी हो, लेकिन तुमने मुझे यह कचरा खिलाना सही नहीं समझा। फिर उस मुसाफिर ने माहिरा की वह कचरे वाली थैली अपने हाथों में ले ली और उसे अपने झोले में रख लिया। उसने अपने झोले के अंदर हाथ डाला और एक दूसरी थैली निकालकर माहिरा को देते हुए कहा, यह थैली लो और बेझिझक अपने घर जाओ। तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद रखना बेटी, एक सच्ची मां के आंसू और उसकी मेहनत कभी मिट्टी में नहीं मिलते। यह कहकर वह मुसाफिर अपनी लाठी टेकते हुए घने जंगल के रास्ते आगे बढ़ गया। माहिरा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने वह थैली उठाई और तेजी से अपने गांव की तरफ चल दी। जैसे जैसे माहिरा अपनी टूटी हुई झोपड़ी के करीब पहुंच रही थी, उसके कदम भारी होते जा रहे थे। उसने कांपते हाथों से अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी में रशीद चारपाई पर लेटा हुआ था, और उसी चारपाई के पास जमीन पर बैठा निहाल अपनी छोटी छोटी उंगलियों से दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। उसे नींद आ रही थी, उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वह अपनी मां के इंतजार में सोया नहीं था। अपनी मां को देखते ही निहाल की आंखों में चमक आ गई। वह भागकर माहिरा से लिपट गया। मां, तुम आ गई। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मेरे लिए मिठाई लाई हो ना, वो हवेली वाली जलेबी और लड्डू। निहाल की तोतली आवाज सुनकर माहिरा का कलेजा मुंह को आ गया। माहिरा जमीन पर बैठ गई और निहाल को अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ मां, तुम रो क्यों रही हो? मौसी ने तुम्हें डांटा क्या? निहाल ने अपने छोटे हाथों से माहिरा के आंसू पोंछे। चारपाई पर लेटे रशीद ने भी माहिरा की हालत देख ली। माहिरा, जरीन ने फिर से कोई ताना मारा क्या? छोड़ो ये सब, तुम वो थैली यहां लाओ। जो भी रूखा सूखा है हम बांट कर खा लेंगे, हमारी यही जिंदगी है। माहिरा ने हिम्मत करके निहाल को अपने से अलग किया। उसने रशीद की चारपाई के पास ही जमीन पर वो थैली रख दी। माहिरा के हाथ कांप रहे थे। उसने आंखें बंद की और धीरे से उस थैली की गांठ खोल दी। जैसे ही थैली खुली, झोपड़ी के अंदर एक बहुत ही मीठी और ताजा खुशबू फैल गई। देसी घी, इलायची, केसर और ताजे पके हुए खाने की ऐसी खुशबू जो बड़े बड़े अमीरों की हवेलियों में भी मुश्किल से मिलती है। माहिरा ने घबराकर अपनी आंखें खोली। वह जहां बैठी थी वहीं की वहीं सुन्न रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैली के अंदर कोई कचरा, कोई कुचला हुआ चावल
या मिट्टी वाला खाना नहीं था, बल्कि उस मुसाफिर की दी हुई थैली के अंदर छोटे छोटे चांदी के बर्तनों में ताजा और गर्म खाना सजा हुआ था। एक तरफ नरम रोटियां थीं, दूसरी तरफ ताजा पुलाव था और सबसे ऊपर एक सुंदर से डिब्बे में एकदम ताजी मिठाइयां थीं। यह कैसे हो गया? माहिरा पीछे खिसक गई। निहाल खुशी से उछल पड़ा। वाह माँ, मौसी ने तो बहुत अच्छा खाना दिया है। जलेबी, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे लिए मिठाई लाओगी। निहाल ने तुरंत एक जलेबी उठाई और मजे से खाने लगा। रशीद भी चारपाई से उठकर थोड़ा आगे खिसका। उसकी आंखों में भी बहुत हैरानी थी। माहिरा, जरीन तो हमें बासी खाना देती थी, आज इतना शाही खाना? क्या जरीन का दिल बदल गया? माहिरा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। उसने रशीद को बताया, नहीं रशीद, जरीन ने मुझे वही कचरा और जमीन का झूठा खाना दिया था, लेकिन रास्ते में जंगल में मुझे एक बहुत थका हुआ बूढ़ा मुसाफिर मिला। उसने मेरी वो कचरे वाली थैली ले ली और अपने झोले से निकालकर मुझे यह दूसरी थैली दे दी। उस रात निहाल और रशीद ने पेट भरकर वह ताजा खाना खाया। माहिरा ने भी कई महीनों बाद सुकून की रोटी खाई। अगले दिन से माहिरा की जिंदगी बदलने लगी। माहिरा ने हवेली जाना नहीं छोड़ा था। वह रोज हवेली जाती और वापसी में वह मुसाफिर उसे जंगल में उसी पेड़ के नीचे मिलता। वह बूढ़ा मुसाफिर कभी उसे रशीद के पैर के लिए जड़ी बूटी की दवाई देता, कभी खाने से भरी थैली देता और कभी कभी तो सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी सी थैली माहिरा के हाथों में रख देता। कुछ ही हफ्तों में माहिरा के हालात पूरी तरह से बदल गए। मुसाफिर की दी हुई दवाई से रशीद का पैर बिल्कुल ठीक हो गया। अब वह अपने पैरों पर चल सकता था। उन सोने के सिक्कों को बेचकर झोपड़ी की जगह अब एक बहुत ही सुंदर और मजबूत पक्के घर ने ले ली थी। घर के बाहर एक छोटा सा बाग था, जिसमें रशीद फिर से ताजे फूलों के पौधे लगाने लगा था। जब घर बन गया और रशीद काम पर जाने लगा, तो माहिरा ने जरीन की हवेली में काम करने जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब वह अपने घर में सुकून से रहती, अच्छे कपड़े पहनती और अपने परिवार का ध्यान रखती। वह कौवा अब उनके घर की मुंडेर पर खुशी खुशी बैठा रहता। उधर जब माहिरा 2-3 महीने तक काम करने हवेली नहीं गई, तो जरीन गुस्से से आग बबूला हो गई। यह काली माहिरा अभी तक आई क्यों नहीं? मेरे घर के सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। लगता है इसका वो लंगड़ा शौहर मर गया है, या फिर इसके घर में खाने को कुछ नहीं होगा तो बीमारी से पड़ी होगी। जरीन ने अपने नौकरों पर चिल्लाते हुए कहा। उसने तुरंत अपने एक खास नौकर को बुलाया और चिल्लाकर कहा, जाओ, जाकर उस माहिरा की झोपड़ी में देखो कि वह महारानी अभी तक काम पर क्यों नहीं आई। अगर जिंदा है तो उसे बालों से पकड़कर हवेली लेकर आओ। उसे बताओ कि जरीन की हवेली में काम से छुट्टी लेना कितना भारी पड़ता है। नौकर दौड़ता हुआ और हांफता हुआ गांव की तरफ गया था। जरीन ने उसे हुक्म दिया था कि माहिरा को बालों से पकड़कर हवेली लेकर आए, लेकिन जब वह नौकर माहिरा के घर वाली जगह पर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। वहां कोई टूटी हुई झोपड़ी, फटी हुई चटाई या घास फूस की छत नहीं थी। वहां एक बहुत ही सुंदर, पक्का और बड़ा मकान बना हुआ था। मकान के बाहर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत बाग था, जिसमें रशीद अपने दोनों पैरों पर सही सलामत खड़ा होकर ताजे फूलों के पौधे लगा रहा था। उसके चेहरे पर कोई बीमारी या लाचारी नहीं थी। माहिरा बहुत ही साफ और अच्छे कपड़े पहने हुए आंगन में एक कुर्सी पर बैठी थी और निहाल एक नया खिलौना लेकर पूरे आंगन में खुशी से दौड़ रहा था। वह काला कौवा पास ही एक पेड़ की डाल पर बैठा मजे से यह सब देख रहा था। नौकर तो यह नजारा देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस औरत को कल तक जरीन बासी खाना देती थी, वह आज इतने बड़े घर की मालकिन कैसे बन गई। वह बिना कुछ बोले उल्टे पांव दौड़ता हुआ वापस शहर की तरफ अपनी हवेली पहुंचा। जरीन उस वक्त मखमली सोफे पर बैठी जूस पी रही थी। नौकर को खाली हाथ और डरा हुआ देखकर वह चिल्लाई, क्या हुआ? कहां है वह काली माहिरा? तू उसे लेकर क्यों नहीं आया? नौकर ने कांपते हुए कहा, मालकिन, वहां तो कोई झोपड़ी है ही नहीं। वहां तो एक बहुत बड़ा पक्का मकान बन गया है। रशीद अपने पैरों पर चल रहा है और माहिरा तो किसी मालकिन की तरह आंगन में बैठी है। उनका लड़का नए खिलौनों से खेल रहा है। ये सुनते ही जरीन के हाथों से जूस का कांच का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और चूर चूर हो गया। उसके सीने में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। ये कैसे हो सकता है? बकवास कर रहा है तू। एक भिखारी औरत रातों रात इतनी अमीर कैसे हो सकती है? जरूर उसने किसी का कोई खजाना चुराया होगा,
या कोई बहुत बड़ा डाका डाला होगा। जलन, गुस्से और बेचैनी से पागल जरीन उसी वक्त अपनी शानदार पालकी में बैठी और माहिरा के गांव की तरफ निकल पड़ी। उसे अपनी आंखों से देखना था कि उसका नौकर सच कह रहा है या झूठ। जब जरीन वहां पहुंची तो माहिरा का सुंदर घर देखकर उसके दिल पर जैसे सांप लौट गए। वही माहिरा जिसे जरीन ने हमेशा अपने पैरों की जूती समझा था, जिसे उसने फटे कपड़ों में बर्तन मांजने पर मजबूर किया था, आज वह बराबरी के मकान में रह रही थी। जरीन का गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक झूठी और बनावटी मुस्कान सजाई और अंदर गई। अरे माहिरा बहन, मैं तो तेरे लिए बहुत परेशान थी कि तू काम पर क्यों नहीं आई, पर यहां तो नजारा ही कुछ और है। तू इतनी अमीर कैसे बन गई बहन? क्या कहीं से कोई घड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया? जरीन ने बहुत ही मीठे मगर जहरीले अंदाज में पूछा। माहिरा जो शक्ल से काली थी, लेकिन उसका दिल हमेशा की तरह बहुत साफ था। उसके मन में अपनी बहन के लिए कोई नफरत या चालाकी नहीं थी। उसने जरीन को बड़े प्यार से बिठाया, उसे ठंडा पानी पिलाया और बिल्कुल सच सच बता दिया। बहन, यह कोई घड़ा हुआ खजाना नहीं है। तुम्हें याद है तुमने मुझे वो कचरे वाली थैली दी थी? जंगल के रास्ते में मुझे एक थका हुआ बूढ़ा मुसाफिर मिला था। उसने मुझसे खाना मांगा तो मैंने उसे वह कचरा देने से मना कर दिया और अपनी पूरी कहानी बता दी। उसी बूढ़े ने मुझे पहले ताजा खाना दिया, फिर रशीद के पैर के लिए जड़ी बूटी दी और फिर सोने के सिक्कों से भरी थैली दी, और फिर उसके बाद तुम देख सकती हो, ये घर, खाना पीना अब सब अच्छा है। जरीन सब कुछ बहुत गौर से सुन रही थी। उसके दिमाग में उसी वक्त एक बहुत ही लालची और गंदी चाल चलने लगी। उसने सोचा, अच्छा तो उस जंगल के बुढ़े के पास बहुत सारा सोना है। जब यह काली माहिरा इतना सब कुछ ले सकती है तो मैं तो उससे कहीं ज्यादा खजाना हासिल कर सकती हूं। अगले ही दिन जरीन ने एक बहुत बड़ा नाटक रचा। उसने अपने सारे महंगे रेशमी कपड़े उतारे, सोने चांदी के सारे जेवर उतार कर बक्से में बंद किए और अपनी एक नौकरानी के फटे पुराने कपड़े पहन लिए। उसने अपने संवरे हुए बालों को बिखेर लिया और चेहरे पर थोड़ी मिट्टी लगा ली ताकि वह बहुत ही गरीब और लाचार लगे। वो रोती हुई माहिरा के घर पहुंची। आपा, ओ आपा, मुझे बचा लो, जरीन ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा और माहिरा के पैरों के पास गिर पड़ी। माहिरा बुरी तरह घबरा गई। उसने जरीन को उठाया। क्या हुआ जरीन? तू इस हालत में क्यों है? तेरा यह हुलिया कैसा हो गया? आपा, दानिश का सारा काम चौपट हो गया है। कारोबार में भारी नुकसान हुआ है। वह कंगाल हो गया है और हवेली बिकने वाली है। मेरे पास खाने को एक दाना नहीं है आपा। मैं सड़क पर आ गई हूं। मुझे अपने घर में नौकरानी रख ले आपा। मैं भी तेरे घर के झूठे बर्तन मांज लूंगी, बस मुझे थोड़ा सा खाना दे देना। जरीन ने सिसकियां भरते हुए झूठ बोला। माहिरा का दिल पसीज गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। पागल है तू? तू मेरी बहन है। मैं तुझे नौकरानी क्यों रखूंगी? तू आराम से यहां रह। जो हमारा है वह तेरा है। जब तक हालात ठीक नहीं होते तू यहीं रहेगी। जरीन ने माहिरा के घर में काम करने का नाटक किया। शाम को जब वह वापस जाने लगी तो माहिरा ने उसके लिए बहुत अच्छा, ताजा और मजेदार गर्मा गर्म खाना एक डिब्बे में पैक किया। लेकिन जरीन ने तुरंत वह ताजा खाना जमीन पर फेंक दिया। नहीं आपा, मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि अब ताजा खाना खाऊं। मुझे तो वह सड़ा हुआ मिट्टी वाला खाना चाहिए जो तू हवेली से ले जाती थी। मुझे वही कचरे वाली थैली दे, वरना मैं यहां से कुछ नहीं लेकर जाऊंगी। जरीन ने जिद पकड़ ली। माहिरा बहुत हैरान थी कि कोई खुद कचरा क्यों मांग रहा है, लेकिन बहन की इस अजीब जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। माहिरा ने कुछ झूठा और खराब खाना एक पुरानी थैली में डालकर जरीन को दे दिया। जरीन वह थैली लेकर तेजी से उसी जंगल की तरफ निकल गई जहां माहिरा को वह मुसाफिर मिला था। जंगल में पहुंचकर जरीन इधर उधर उस मुसाफिर को ढूंढने लगी। काफी देर भटकने के बाद उसे एक घने पेड़ के नीचे वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। जरीन ने तुरंत अपने आंसुओं का नलका खोल दिया और जोर जोर से रोने का नाटक करते हुए उस मुसाफिर के पास गई। बाबा, ओ बाबा, मेरी सगी बड़ी बहन माहिरा बहुत जालिम है। उसने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझसे दिन भर अपने घर के बर्तन मंजवाती है और बदले में मुझे यह सड़ा हुआ कचरा खाने को देती है। मैं बहुत गरीब हूं बाबा, मेरी मदद करो, मुझे भी कुछ खजाना दे दो। जरीन ने वह थैली मुसाफिर के सामने रख दी और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वह कौवा भी उड़कर उसी पेड़ की डाल पर आ बैठा था
और जरीन की इस झूठी नौटंकी को अपनी तेज नजरों से देख रहा था। बूढ़े मुसाफिर ने अपनी आंखें खोली। उसने जरीन के फटे हुए कपड़े देखे, उसके गालों पर बहते हुए नकली आंसू देखे और फिर उसकी आंखों के अंदर गहराई में छिपे हुए उस भयानक लालच को देखा। उस मुसाफिर की नजरें इतनी तेज थीं कि वह एक ही पल में जरीन की सारी चाल समझ गया। मुसाफिर की आवाज में इस बार कोई प्यार या ठहराव नहीं था जो माहिरा के लिए था। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़क और सख्ती थी। तू झूठ बोल रही है औरत, मुसाफिर ने कड़कती हुई आवाज में कहा। तेरी बहन माहिरा का दिल बिल्कुल साफ है और तेरा दिल कोयले से भी ज्यादा काला। तू कोई गरीब नहीं है, तेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी तेरे अंदर लालच की ऐसी आग जल रही है जो तुझे अंधा कर चुकी है। तू अपनी बहन को मिलने वाले सुकून से जलती है। जरीन अंदर ही अंदर घबरा गई कि इस बूढ़े को सब कैसे पता चल गया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं बाबा, मैं सच कह रही हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मेरी बहन ही खराब है। मुसाफिर ने एक गहरी सांस ली, अपनी लाठी उठाई और कहा, जा, तेरा काम हो गया। जरीन को लगा कि मुसाफिर ने उसे कोई खजाने से भरी हुई थैली दे दी है और उसका काम बन गया है। वह खुशी के मारे पागल हो गई। उसने वह थैली वहीं छोड़ी और बूढ़े आदमी को बिना कोई शुक्रिया कहे लालच में अंधी होकर दौड़ती हुई शहर की तरफ अपनी हवेली की ओर भागी। वह मन ही मन सोच रही थी कि अब उसकी हवेली सोने चांदी से भर चुकी होगी। जरीन हांफती हुई खुशी से पागल होकर अपनी हवेली के पास पहुंची, लेकिन हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कोई आलीशान हवेली नहीं थी, वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें और हवेली का एक बर्बाद हो चुका खंडहर था। हवेली का सारा सामान, कीमती पर्दे, झूमर सब गायब थे। जरीन चीखते हुए अंदर भागी। यह क्या हो गया? मेरी दौलत, मेरा महल, मेरे कीमती कपड़े और जेवर कहां गए? उसने देखा कि दानिश आंगन में एक पत्थर पर सिर पकड़े बैठा था। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और चेहरे पर गहरी उदासी थी। जरीन दौड़कर उसके पास गई। दानिश, यह सब कैसे हो गया? दानिश ने जब जरीन को देखा तो उसकी आंखों में प्यार की जगह बहुत भयंकर गुस्सा और नफरत भर गई। वह अपनी जगह से उठा और चिल्लाकर बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है जरीन। तुम्हारे लालच और तुम्हारे काले दिल ने आज सब कुछ बर्बाद कर दिया। जरीन घबरा गई। मैंने क्या किया है? मुझे सब पता चल गया है कि तुमने अपनी बहन माहिरा के साथ क्या क्या किया है। दानिश की आवाज में दर्द था। तुमने मुझे भी धोखे में रखा। तुम वो लड़की नहीं थी जो नदी किनारे उस कौवे के साथ बातें करती थी और गुनगुनाती थी। वो माहिरा थी। तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी की और अपनी बहन को ताने मारे। तुम्हारे इसी घमंड और तुम्हारे जुल्मों की वजह से हमारे दुश्मन हम पर भारी पड़ गए। दुश्मनों ने हवेली पर हमला करके हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारा सारा कारोबार खत्म कर दिया। हम सड़क पर आ गए। जरीन जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। वो अपने बाल नोच रही थी। दानिश ने पीछे मुड़कर कहा, जिस खूबसूरती और दौलत पर तुम्हें इतना गुरूर था, आज वह सब खत्म हो चुका है और मैं एक ऐसी झूठी, लालची और जालिम औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा और तुम्हारा रास्ता आज से अलग है। दानिश वहां से चला गया और जरीन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जरीन अब सच में एक भिखारन बन गई थी। वो रानी से कंगाल हो चुकी थी। अब वह गांव गांव और सड़कों पर भटकने को मजबूर थी। उसका गोरा रंग, जिस पर उसे इतना घमंड था, वह परेशानी, दुख और धूप की वजह से मुरझाकर काला पड़ गया था। जिन गरीब लोगों को वह कभी ताने मारती थी और अपने से नीचा समझती थी, आज वही लोग उसे फटे कपड़ों में दर दर की ठोकरें खाते देखकर मुंह फेर लेते थे। दूसरी तरफ माहिरा की जिंदगी में अब हमेशा के लिए सुकून आ गया था। माहिरा ने अपनी दौलत को कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसे याद था कि गरीबी क्या होती है। उसने गांव के गरीब और लाचार लोगों की खूब मदद की। जिन औरतों को काम नहीं मिलता था, माहिरा ने उन्हें नई सिलाई मशीनें लाकर दी ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और किसी इंसान की मोहताज ना रहें। रशीद और माहिरा ने अपने बेटे निहाल को बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई। निहाल बड़ा होकर एक बहुत ही नरम दिल इंसान बना। माहिरा आज भी इतनी अमीर होने के बावजूद अपने घर का सारा काम खुद करती थी, क्योंकि वह मेहनत करने से कभी नहीं कतराती थी। और वह कौवा, वह अब माहिरा के घर की मुंडेर पर ही रहता था। वह अब उनके लिए सिर्फ एक परिंदा नहीं, बल्कि उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। कभी कभी जब माहिरा काम खत्म करके
शाम को आंगन में सुकून से बैठती तो वह कौवा उड़कर उसके कंधे पर आकर बैठ जाता और माहिरा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती। इस तरह साफ दिल वाली माहिरा अपने परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।